Assalamu alaikum guys, we are back with our unwanted opinions. Alongside me I have Mubin Hamid and Anis Hazan Khan और आज हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अगेंस्ट प्रेजेंट किए जाने वाले मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस को। अच्छा तो मुबीन 2018 में पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं, एक पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के इमर्ज करती है, 3.5 साल वो हुकूमत करती है, कोalition गवर्नमेंट रन करती है, ऑपोजिशन सीम्स टू बी ओके विद इट। अब इलेक्शंस नज़र आ रही हैं इमिनेंट हैं 1 साल में, आज एकदम से इतनी क्यों एक अर्जेंसी है ऑपोजिशन के कैंप्स में इस गवर्नमेंट को टॉपल ओवर करने की? बेसिकली मैं देखता हूँ 2 रीज़न्स। एक तो अभी जैसे कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी हाई हैं जिसकी वजह से महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। तो अब अगर कमोडिटी प्राइसेस थोड़ी डाई डाउन करती हैं, मतलब अभी एक पब्लिक परसेप्शन काफ़ी हद तक प्रो पीटीआई नहीं था। मतलब ऑब्वियसली एक जो बेस है वो तो ऑब्वियसली सपोर्ट करती है, बट जो नॉर्मल आम पब्लिक जो किसी को भी सपोर्ट नहीं करती उसमें परसेप्शन जो है पीटीआई का थोड़ा काफ़ी अगेंस्ट था। बट अगर ये कमोडिटी प्राइसेस डाउन करती हैं, अगर इन्फ्लेशन कम होती है, और जैसे हमने इस साल देखा जो पिछले साल की जो ग्रोथ थी वो 5% थी, इस साल भी अगर 5% ग्रोथ आती है, नेक्स्ट ईयर अगर 5 to 6% ग्रोथ आती है, और साथ कैट भी कम होता है, सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होते हैं, तो जो एक मतलब एक कॉमन पर्सन की जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर होता है। उसके अलावा जो सेहत कार्ड का इनिशिएटिव है और भी बाकी जितने भी इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, जब वो जितनी देर ज़्यादा रन करेंगे उतने ज़्यादा उनके इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे आवाम को। तो जब ये सारी चीज़ें, आई थिंक द अपोजिशन थिंक्स कि अगर ये 1-1.5 साल गवर्नमेंट और चलती है तो इन सारे सिनारियों की वजह से उनको इलेक्शंस में मसला होगा और द पीटीआई माइट गेट एन इवन बिगर मेजॉरिटी नेक्स्ट टाइम। और दूसरी रीज़न जो मुझे लगता है वो ये है कि जो अकाउंटेबिलिटी के केसेस चल रहे हैं, स्पेशली अगेंस्ट शहबाज शरीफ, जो उसका मकसूद चपरासी वाला केस है वो उसमें अब 90 विटनेसेस हैं और इट इज़ ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग। तो 1 साल के अंदर हो सकता है कि शहबाज शरीफ जो है मे बी ही गेट्स इनटू जेल। और फिर इसी तरह अब जो नवाज शरीफ है दैट ही इज़ इन सेल्फ एग्जाइल। तो अगर उनकी गवर्नमेंट नहीं आती तो नवाज शरीफ के लिए ये किसी भी तरह से अच्छा नहीं है कि वो वापस आके जेल में जाए। तो अगर उनकी गवर्नमेंट आ जाती है तो एक तो वो मतलब जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है पीटीआई की, दे कुड पुश दैट बैक, जैसे कि जो सेहत कार्ड है उसको पुश बैक कर सकते हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनको पुश बैक कर सकते हैं। और सेकेंडली जो अकाउंटेबिलिटी वाली चीज़ है वो अपने लिए एक बेस जो है सेट कर सकते हैं फॉर गोइंग टू नेक्स्ट इलेक्शन। उनके पास एटलीस्ट जेल से वो बाहर होंगे, वो कुछ ना कुछ प्रेजेंट कर सकेंगे पब्लिक इसमें लेकिन जो एक काउंटर आर्गूमेंट है कि नंबर 1 पीटीआई की पॉलिसीज़ को पुश बैक करना, और नंबर 2 एक इतने अगली किस्म के कू को ऑर्केस्ट्रेट करना, एक पार्लियामेंट्री कू, एक पॉलिटिकल कू को ऑर्केस्ट्रेट करना, ये क्या उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा करेगा या इमरान खान को एक सियासी शहीद बनाने की तरफ लेके जाएगा? एग्जैक्टली आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। ऑपोजिशन ये समझती है कि ये उनके फ़ायदे में है क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी से बच सकते हैं, जहाँ वो मतलब ये इनको पुश बैक कर से के पीटीआई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बट इन फैक्ट आई डोंट थिंक कि ये मूव अपोजिशन के लिए भी बेहतर होगी, क्योंकि वंस अभी हमने जैसे देखा है कि नो कॉन्फिडेंस इमोशन सिर्फ आई है, तो जो पीटीआई के जो पुराने वर्कर्स हैं दैट दे हैड, जो कि काफ़ी हद तक नाराज़ हो चुके थे पार्टी से, वो भी वापस आए हैं कि क्या हम उन्हीं को वापस इक़्तिदार दे रहे हैं। तो इन इफेक्ट ये अच्छा नहीं होगा अपोजिशन के लिए कि एक तो उनकी लॉयल फैन बेस वापस आएगी, दूसरा ये कि आप जब इस तरह कर रहे हो तो ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि सियासी शहीद बना दोगे इमरान खान को। और अगर जब इमरान खान जब अपोजिशन में जाएगा तो ही वुड हैव नो होल्ड्स बार्ड, वो ऑल आउट जा सकता है और वो ये भी कह सकता है कि मेरे में तो आप कहते थे महंगाई है, तो आपने किस तरह से महंगाई कम कर दी। तो वो फिर ऑब्वियसली अपोजिशन में जो इमरान खान दैट वुड बी मोर डेंजरस। और प्रॉबेबली आई थिंक अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होती है तो इट वुड गो अगेंस्ट द अपोजिशन। बट बिट ऑफ अ पुशबैक, आपने एक रीज़न मेंशन की शहबाज शरीफ पे जो केसेस बने हुए हैं एंड लाइकलीहुड कि उसका इम्पैक्ट हो सकता है पीएमएलएन के ऊपर, राइट। और दूसरी रीज़न आपने मेंशन की कि इमरान खान की अनपॉपुलैरिटी इस टाइम पे, या एटलीस्ट लेसर पॉपुलर देन ही वाज बिफोर, राइट। मतलब उनके पास काफ़ी चांस है। तो वाई वुड दे मेक देयर बेट ऑन दिस मोशन इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन साइकिल? क्योंकि अगली इलेक्शन साइकिल में ऑल ऑफ अ सडन आई डोंट थिंक इन 1 ईयर, जिस तरह आपने जितने इनिशिएटिव्स मेंशन किए, उन्होंने 1 ईयर में कौन सा ऐसा रिजल्ट दे देना है विच इमीडिएटली लाइक इमरान खान की पॉपुलैरिटी को बूस्ट कर देगा। और दूसरा, शहबाज शरीफ को श्योर उनको अपना फ़ायदा वहाँ पे मिल रहा है, बट
देयर इज़ अ कोalition ऑफ पार्टीज़ देयर, राइट, तो सबको कोई ना कोई कंसेशंस फ़ायदे चाहिए होंगे, तो शहबाज शरीफ के एंगल से तो बात समझ आती है, लेकिन बाकी पार्टीज़ के एंगल से मतलब ये बात कैसे जस्टिफाइड है कि दे वुड वांट टू सपोर्ट दिस मोशन? के पॉइंट को ऐड ऑन करने के लिए शहबाज शरीफ के एंगल से भी पर्सनली उनके यानी इवन PMLN के स्पेक्ट्रम में भी इसको आप मैं समझता हूँ पूरी तरह अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे पर्सनल प्रेफरेंसेस जो हैं वो इवन पार्टी के इंटरेस्ट को भी ट्रम्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन आई वुड एग्री कि मेरा भी यही ख्याल है कि ये अपोजिशन के लिए नुकसान में ही है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, स्पीकिंग फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। लेकिन जो उनका पर्सपेक्टिव है वो ये है कि अगर हमारी पार्टी लीडरशिप ही जेलों में होगी तो हम क्या प्रेजेंट करेंगे, और ऑब्वियसली पार्टी लीडरशिप का एक मेन रोल होता है पार्टी के डिसीजंस में, तो अगर वो ऑब्वियसली जेल में नहीं जाना चाहते तो वो क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे। कमिंग टू अनीस का क्वेश्चन, अब जैसे PPP है उसका सिंध में बहुत ज़्यादा स्टेक है, तो वो नहीं चाहते कि एटलीस्ट जो सिंध है वो उनका चाहे, तो दैट इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि पीपल्स पार्टी को इससे क्या मिलेगा। अब एक तो ये है कि दे आर बिल्डिंग टूवर्ड्स, दे आर गोइंग एंटी, मतलब आप जो बेसिकली आप इलेक्शंस होते हैं वो आप किसी पार्टी के खिलाफ लड़ते हो, तो अब हमारी जो पॉलिटिक्स है दैट इज़ बिकमिंग एंटी इमरान खान, मतलब अब पीपल्स पार्टी भी एंटी PMLN इलेक्शन लड़ने के बजाय एंटी PTI इलेक्शन लड़ना चाहती है। इसी तरह JUI फे तो हमेशा से पहले ही एंटी PTI, और इसी तरह बाकी भी पार्टीज़ हैं वो अब ये देखना चाह रही हैं कि वो क्या वो पुराने स्टेटस को लेकर चलना चाहते हैं, उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर अब जो नया स्टेटस को अगर इमरान खान अगर बनाता है तो उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो दैट इज़ टेकिंग अ साइड, दैट इज़ अ चॉइस क्या इमरान खान इज़ द बेटर ऑप्शन, क्योंकि बेशक इनके ऊपर अभी केसेस नहीं हैं बट अगर आगे केसेस बनते हैं तो दे कुड, क्योंकि ऑब्वियसली अभी एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप अगर एक अच्छे दोस्त बना लेते हो इन PMLN तो देर कुड बी इन, मतलब आगे उनको कंसेशंस मिल सकती हैं PMLN को। इस डिस्कशन को अगर हम थोड़ा सा एक प्रिंसिपल्ड और एक मॉरल स्पेक्ट्रम में देखें, एक पार्टी जिसको पाकिस्तान की आवाम ने एक ओवरवेलमिंग मैंडेट दिया है, बाकी पार्टी से उसका कंपैरिजन नहीं है, यानी PTI के पास अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं भी है लेकिन PMLN के कंपैरिजन में, पीपल्स पार्टी के कंपैरिजन में, MMA के कंपैरिजन में सबसे बड़ी जमात है। उस जमात को टॉपल ओवर करना छोटी जमातों का जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है उनका मिल के एक बड़े हाथी को गिराने के लिए इकट्ठे हो जाना, ये क्या अखलाकी तौर पे ठीक है? क्या ये पाकिस्तान की आवाम के साथ एक मजाक नहीं है? इखलाकी तौर पे भी ठीक नहीं है, इट्स ऑल्सो, अगर आप फ्यूचर इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में देखो ना बात, तो प्रीवियस इलेक्शंस में तो ऑफ कोर्स दे डिडंट कंटेस्ट ऑन दिस पॉइंट कि हम इकट्ठे हो जाएंगे बिकॉज ये एक ऐसा बंदा है जो कि अनडेमोक्रेटिक वे में इक़्तिदार तक आया, ठीक है, वो उनका टॉकिंग पॉइंट नहीं था, फ्यूचर में भी नहीं होगा। अगर इलेक्शन लड़े तो वो अपने ही मैंडेट को बचाएंगे और इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे इलेक्शन, दैट मीन्स के वो वाला कॉन्सेप्ट तो बाहर आप रख दो कि वो इस बेसिस पे लड़ेंगे। अगर आप दूसरी आइडियोलॉजिकली भी देखो ना तो देर इज़ नो आइडियोलॉजिकल मैच बिटवीन एनी ऑफ दीज पार्टीज, इज़ अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क। मतलब साइमल्टेनियसली यू हैव अ लेफ्ट लीनिंग लिबरल जमात PPP में एंड यू हैव JUIF इक्वली लिबरल इक्वली लिबरल, हाँ, एंड वो ये मे भी कह सकते हैं कि सर्टन मफादात जो हैं वो अदर उनको ट्रम्प कर देते हैं टाइम्स और आपको उन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, बट ये कॉम्प्रोमाइज़ पहले कहाँ था और बाद में क्या नज़र आएगा नहीं नज़र, हमें पता है नहीं नज़र आएगा, ठीक है। तो वो तो मेरे हिसाब से तो आउटराइट ना कि मॉरली एक वो बैंकरप्ट किस्म की पोजीशन है उनकी, बट ऑल्सो साइमल्टेनियसली उनके जो पार्टी पॉलिसीज़ हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, उनको नहीं कर सकती। बट आई थिंक दिस पॉइंट्स टू अ मोर टू अ लार्जर इशू ऑफ हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ये जाने देते हैं चीज़ें, आम बंदा भी जाने देता है, एंड जितनी हमारे जो आप कह लो टॉक शोज़ भी होते हैं ना, उनमें भी इनको ऐसे लिया जाता है कि दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो कि बन चुके हैं, इट्स काइंड ऑफ एक्सेप्टेड। तो आई डोंट थिंक स्टेटस को इमरान खान तोड़ेगा या कोई, आई थिंक हम तोड़ेंगे स्टेटस को, ये वाला कि जहाँ पे हम इन कंसेशंस को कहेंगे नहीं, मतलब अगर आप ये करोगे तो यू विल catch you on that, made be Imran Khan, made be PPP, PMLN, like anytime anyone does this. तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि पाकिस्तानी जो हमारे ओपिनियन मेकर्स हैं दे हैव हेल्ड इमरान खान टू अ वेरी हायर स्टैंडर्ड। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि खान साहब जो है अपोजिशन में बैठ जाएंगे लेकिन MQM से बात नहीं करेंगे, वो 152 बंदे लेके उसे अपोजिशन में बैठना चाहिए और वो आज़ाद उम्मीदवार नहीं तोड़ेंगे। तो उन लोगों की खामोशी इस अननेचुरल और अनहोली अलायंस पे वो भी एक, मैं समझो, डेफनिंग है, दैट साइलेंस इज डेफनिंग। आई जस्ट थिंक जब आप एक कंसेशन किसी एक को देते हो ना तो यू आर देन काइंड ऑफ बाउंड टू गिव द सेम कंसेशंस टू एवरीवन।
यहाँ पे मतलब आई थिंक कंसेशंस पिक एंड चूज़ की जाती हैं डिपेंडिंग ऑन हु यू लाइक। तो यू विल गिव वन कंसेशन टू वन पर्सन, आम बंदे की बात कर रहा हूँ, या कह लो एक पार्टी के वोटर की बात कर रहा हूँ, दे आर ओपन टू गिव अ कंसेशन टू वो जमात जो उनको पसंद है, लेकिन जो जमात उनको पसंद नहीं है उनको किसी सूरत वो कंसेशन नहीं मिल सकती मेरे हिसाब से। आप ओपिनियन मेकर हैं, आप एक प्राइम टाइम पे प्रोग्राम करते हैं और आपको एक जमात पसंद है और आप उसको एक कंसेशन देते हैं और दूसरी को नहीं देते, तो ये एक्सेप्टेबल? आई थिंक उन पे उनकी बातों का इम्पैक्ट भी ज़्यादा है और उन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पे ज़्यादा है। आई डोंट थिंक, हम ये बात पहले भी करते हैं कि न्यूट्रलिटी तो पॉसिबल है नहीं। हाँ, तो आई थिंक उससे बेहतर एक तरीका है, आई डोंट थिंक पीपल डू ट्राई दिस, बट आई थिंक अपना बायस क्लियरली कहना इज़ अ मच स्मार्टर आइडिया कि मैं इस मामले में इनकी तरफ बायस्ड हूँ बिकॉज आई थिंक इनकी इंटेंशन अच्छी है। इवन हमारे आर्गुमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी कोई लीगल बाइंडिंग तो नहीं है, हम एक सिर्फ एक मॉरल पर्सपेक्टिव से बात करें, और क्योंकि मोरालिटी के चैंपियंस हमने लोगों को बनते हुए देखा भी हुआ है, तो फिर थोड़ा एक सवाल मेरे ख्याल में मुझे बनना जायज़ को है। कह रहे हो इसमें आप बात करते हैं जो इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जो असल हीरोज़ हैं हमारे, जो खान साहब नहीं हैं, जो शहबाज शरीफ साहब नहीं हैं, जो उस्मान बुज़दार भी नहीं हैं, जो मुनहरिफ अरकान हैं, नूर आलम खान साहब हैं और राजा रियाज साहब हैं, उनके बारे में बात करते हैं। उनको अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी कहने का मतलब बाज़गश्त पहुंच चुकी है और हुकूमत ने पूछा है कि इनके कीमती वोट का क्या करना चाहिए। तो आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन, क्या आर्टिकल 63A को इन आइसोलेशन देखना चाहिए या वो 61F के साथ इन कंजंक्शन ही उसको रीड करना चाहिए? अच्छा, इसमें पहले तो मैं इन इलेक्टेबल्स, सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स की बात भी करूं कि अब इनमें ज़्यादातर के देखें ना तो ज़्यादातर पिछले इलेक्शन भी नहीं जीत सके थे। पिछले इलेक्शन में मतलब बुरी तरह हारे हैं। राजा रियाज की बात करें तो 16-17 हज़ार जो हैं MPA की सीट में, और PTI की तरफ से 1 लाख वोट ले लेते हैं। तो एक तो मतलब ये डिसीजन पे भी एक बात आती है कि ये कैसे बंदे हैं, और ये अगर वापस जाके सपोज ये किसी और पार्टी में जाते हैं तो क्या उन पार्टी से टिकट मिलेगी, और क्या, और जो आप एक शिफ्ट देख रहे हैं जो आफ्टर दिस नो कॉन्फिडेंस और इनके बारे में जो परसेप्शन बन रही है, तो क्या इनको कोई वोट जो ऑलरेडी इनकी बेस है उनसे भी वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मतलब ये इनके तो ऑब्वियसली देखेंगे इनके कितने हीरो बने हैं ये। कमिंग टू द लीगल एस्पेक्ट, अब अच्छा इसमें दो अच्छा पहले तो 63A है क्या? 63A ये है कि अगर आप डिफेक्ट करते हैं पार्टी लाइन से ऑन सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो उस केस में आपको डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। अब जो कंसर्न है ना, जो आप इसमें दो राय हैं, वो ये है कि क्या ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है फॉर लाइफ होगी, या फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ उस टाइम पे है और 2 महीने के बाद बाई इलेक्शन के बाद ये वापस आ सकता है। अब जो इसमें इसको अगर हम 63A में तो एज सच नहीं लिखा हुआ कि ये क्या है, लेकिन इसको आप इस सेंस में अगर देखें कि जो MPA या MNA है वो लोगों के वोट लेके आया है, तो वो वोट लेके आया है पार्टी के नाम पे, तो वो वोट एक अमानत है पार्टी की। अगर इन केस वो उसके पार्टी के खिलाफ यूज़ करता है विच इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अगर वो खिलाफ यूज़ करता है, इसका मतलब है कि वो सादे कमीन नहीं रहा। और सादे कमीन वाली जो क्लॉज है वो 62(1)(f है। अब 62(1)(f) पे सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन दे चुकी है कि आप जो है वो आपकी फॉर लाइफ है डिस्क्वालिफिकेशन, तो फिर वो वाला पर्सपेक्टिव ये आता है कि ये फॉर लाइफ है डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन अगर मैं लेट से राजा रियाज हूँ और मैं 30 साल से कौम की बेतहाशा खिदमत की है और मैं आगे भी करना चाहता हूँ, और मुझे मेरा ज़मीर कह रहा है कि ये जो आज यानी खान साहब का रहना बड़ा पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह, तो आप कोई कानून जो है मेरे ज़मीर की आवाज़ सुनने से मुझे कैसे रोक सकता है? इसका ये इफ़ आई प्ले द डेविल्स एडवोकेट, तो इसका क्या काउंटर आर्गूमेंट हो सकता है? इसका बेसिकली ये है कि अगर आप को लगता है कि इमरान खान गलत है, PTI की पॉलिसीज़ गलत हैं, तो सबसे पहले आप PTI की पार्टी से रिज़ाइन करें। आप अभी सबसे पहले रिज़ाइन करें, आप MNA की शिप से रिज़ाइन करें, PTI की पार्टी से रिज़ाइन करें, आप इलेक्शन लड़ें, बाई इलेक्शन 2-3 महीने बाद होंगे, वापस आए, नो कॉन्फिडेंस प्रमोशन कर लें। अगर तो आपको ये इतनी मोरालिटी की बात अगर करनी है, मोरालिटी में तो ये आर्गूमेंट रहता नहीं है। लीगैलिटी में तो फिर शायद आप कोई आर्गूमेंट बना लें कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन शायद थोड़ा सा ये कहते हैं, ये कहते हैं। मॉरली तो अगर आप किसी पार्टी के ऊपर के नाम पे वोट लेके आए हैं, तो आप उस पार्टी के खिलाफ किस तरह से वोट कर सकते हैं? जब आप कह रहे हो कि पार्टी के नाम पे वोट लेके आए, डू यू मीन कि पार्टी की आइडियोलॉजी लाइक इम्प्लाइड ये है कि आइडियोलॉजी को लेके चले? अब देखें, अब ये वोटर तो आप नहीं कह सकते कि अच्छा ये अगर इसको किसी को 90,000 वोट पड़े, या किसी को नहीं पता कि 40,000 इंडिविजुअल पे पड़े हैं और 50,000 PTI पे पड़े हैं, या किसी भी तरह से पड़े। वैसे तो हम राजा रियाज के केस में तो देख सकते हैं कि 17,000 से 1 लाख किस तरह हुए हैं, लेकिन वैसे भी चलो फॉर आर्ग्यूमेंट से हम नहीं कह सकते। तो ये किसका डिसीजन कौन करेगा?
इसका डिसीजन एट द एंड उन लोगों ने ही करना है। वो किस तरह से होगा, अगर आप जाएँ वापस इलेक्शन में जाएँ, पता चल जाएगा कि पीटीआई जीतते हैं, आप जीतते हैं। इसमें ज़मीर वाले जो आर्गूमेंट को मेरा ख्याल है अगर थोड़ा सा डीक्लटर किया जाए, एक एमएनए का ज़मीर जो होता है इट शुड बी ड्रिवन बाय हिज सर्विस टू द पीपल, द नोशन टू सर्व द पीपल, कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स हैं उसने उनको सर्व करना, उनके तर्जुमानी करनी उनके जज्बात की। अब उन वोटर्स ने, जैसे आपने कहा कि एक पार्टी के नाम पे आपको वोट दिया है, अब आप जब कह रहे हैं मेरा ज़मीर जागा है, इट शुड एसेंशियली मीन कि अब वो वोटर्स चाहते हैं कि पहले वो चाहते थे खान साहब वज़ीर आज़म बने, अब वो चाहते हैं नहीं बने। लेकिन ये इतनी वेग बात है, इसको आप कैसे क्वान्टिफाई, इसको मापने का पैमाना क्या है इलेक्टोरेट के अलावा? आपके पास जो एमएनए की सीट है वो इस बात की शहादत देती है कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी का वोट इमरान खान को हासिल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके वोटर्स का वोट अब हासिल नहीं रहा, तो जो आपने बात की है उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, आप दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट करें और एंटी इमरान नैरेटिव पे वोट लेकर आएँ। उसके बगैर मफरूज़े हैं वो, तो जितने मुंह उतनी बातें, आप कुछ भी दावा कर सकते हैं। लीगल पॉइंट एक और जो जिस पे डिस्कशन होती है वो ये है कि क्या इन लोगों का वोट जो है वो काउंट होगा भी या नहीं होगा। अब इसमें भी ऑब्वियसली दो राय हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप उनको वोट देने से नहीं रोक सकते, क्योंकि इसकी बेसिकली वजह यह है कि आप किसी भी क्राइम होने से पहले आप उस पर सज़ा नहीं दे सकते। अगर सपोज़ वो अगर मैं किसी को मर्डर करने जाता हूँ तो जब तक मैं मर्डर उसको कर नहीं देता तब तक मैं हैंग नहीं हो सकता। अगर इवन मैं उसको इंजर करता हूँ तब भी मैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, जो कि अटेम्प्ट ऑफ मर्डर की सज़ा है। तो मुझे मर्डर की सज़ा तब तक नहीं हो सकती जब तक मैं मर्डर अटेम्प्ट नहीं कर लूँ। तो बेसिकली इस डिस्क्वालिफिकेशन के लिए वोट कास्ट करना ज़रूरी है। ये काफ़ी हद तक बात की गई थी कि शायद हम इनको वोट कास्ट करना अलाउ ना करें, वो पॉसिबल शायद नहीं है। लेकिन जो दूसरा एक तरीका है वो ये है कि जब स्पीकर के पास ये पावर है कि वो जब वो देखेगा कि ये वाली उसने वोट कास्ट किया है अगेंस्ट पार्टी लाइंस, तो वो उसको एट द स्पॉट वो कह दे कि अब चूँकि इसने कास्ट कर दिया है अगेंस्ट पार्टी लाइंस, तो इसने ये डिफेक्ट हो गया है पार्टी लाइन से, विच मीन्स ही इज डिस्क्वालीफाइड। तो स्पीकर ये रूलिंग दे दे। बिल्कुल। अब ये ऑब्वियसली ये जो है थोड़ा सा ऑब्वियसली दो राय हैं इसमें कि एक तो क्योंकि स्पीकर एट दैट टाइम इज़ द इलेक्शन कमीशन, क्योंकि वो कंडक्ट करा रहा है इलेक्शन को, तो वो उसी टाइम पे रूलिंग दे दे या नहीं दे सकता। ये क्योंकि ऑब्वियसली ये लीगल बैटल भी इसी बात पे चल रही है कि स्पीकर ये कर भी सकता है। लेकिन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि स्पीकर ये कर सकता है या नहीं कर सकता, दैट ऑल्सो बिकम्स इररिलेवेंट, बिकॉज स्पीकर की जो रूलिंग है दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट्स। अच्छा, अगर स्पीकर फॉर एग्जांपल ये गोज़ थ्रू विद दैट एंड कर देता है, तो क्या ये स्पीकर की लीगल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अंडर दिस इंटरप्रिटेशन, या फिर इसको अपोजिशन स्पिन इस तरह से कर सकती है कि क्योंकि स्पीकर एक सर्टन पार्टी से ताल्लुक़ रखता था, दैट इज़ वाई उन्होंने अपनी फेवरेबल इंटरप्रिटेशन को लिया, बाकी बातें साइड पे रखी एंड दस उसको यूज़ करते हुए अपने बायस को जस्टिफाई करके ये दे वेंट थ्रू विद इट। जैसे हमने पहले बात की कि हम लोगों के बायसेस तो होते हैं, तो अब वो ऑब्वियसली स्पीकर के भी कोई बायसेस हैं, बट इन माय अब मॉरल ओपिनियन तो फिर हर एक का अपना होता है। मेरा तो मॉरल ओपिनियन वाज़े है कि कोई बंदा अगर पार्टी से डिफेक्ट करता है तो ही कैन नॉट वोट। तो मेरे ख्याल में तो अगर स्पीकर का वो मॉरली तो जस्टिफाइड है। लीगली ऑब्वियसली कोर्ट में भी बैटल चल रही है, और सेकंड जो मैंने बात की कि अगर वो स्पीकर कर देता है तो फिर आप चैलेंज तो नहीं कर सकते कोर्ट में, अगर वो कर भी देता है लीगली तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें जो आपने एनालॉजी यूज़ की कि एक क्राइम होने से पहले आप सज़ा नहीं दे सकते, लेकिन एक एमएनए का वोट काउंट ना होना उस एमएनए के लिए पनिशमेंट तो नहीं है, ये तो एक डिटरेंट है ना, कि बजाय कि आप हॉर्स ट्रेडिंग को एक मरतबा मार्ज़ वजूद में उसको एक मरतबा आप अपने आप को आने दें, उसको एक पार्लियामेंट्री सेटअप में रिप्रेजेंट होने दें कि एक एमएनए का वोट कास्ट हो गया किसी भी वोटिंग में, चाहे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, उसको डिटर करना, ये तो कहने का मतलब है एक ज़िम्मेदारी होनी चाहिए किसी भी इदारे की और पाकिस्तान की पार्लियामान की कि इसको रोका जाए। तो उस केस में और इस आर्गूमेंट को यूज़ करना जो आपने कहा कि द मोमेंट उसने वोट कास्ट किया, द मोमेंट उसने फ्लोर क्रॉस किया वो डिस्क्वालीफाई हो गया, फिर उसका वोट काउंट करने की क्या तौजीह रह जाती है? इसमें दो बातें, एक तो ये है कि जो आपने बात की ना कि मतलब वोट कास्ट ही नहीं करने देना चाहिए, तो मेरा अपना ओपिनियन है कि ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए और वोट कास्ट अलाउ ही नहीं करना चाहिए अगेंस्ट द पार्टी लाइंस। और अगर मतलब होता है लेकिन जो सेकंड बात है कि वो तो आपकी मैं उससे भी एग्री करता हूँ कि जो स्पीकर वाली बात है ना कि स्पीकर को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, ये वाली बात जो ये वाली बात है ना कि आप क्राइम से पहले नहीं कर सकते, तो वो उसका बेसिकली जो अब मर्डर का भी वो डिटरेंट ही है हैंगिंग, तो लेकिन क्राइम होने से पहले रोकना
मुश्किल है। बट अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर देते हैं कि आप पार्टी लाइंस के अगेंस्ट वोट कर ही नहीं सकते इन दैट केस, तो ये होनी भी चाहिए, क्योंकि जो आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी, 18th अमेंडमेंट थी, उसकी भी सारी रीज़न तो यही थी ना कि आप हॉर्स ट्रेडिंग को, फ्लोर क्रॉसिंग को बचाना चाह रहे थे। तो बेसिकली होने चाहिए। नॉट थिंक देर आर नो सिचुएशंस जहाँ पे एक पार्टी का सिटिंग एमएनए कहे कि नहीं मैं अब पार्टी से अग्री नहीं करता एंड आई विल, लेकिन चले हम आज के दौर में तो हम नहीं इस बात को इन्विजन कर सकते कि जहाँ पे एक रियलिस्टिक ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे एक वो मॉरल जस्टिफिकेशन भी हो, सब कुछ हो। अगर आप इसको यस कॉन्स्टिट्यूशनली कर सकता है मेंबर, सिवाय नो दैट्स नॉट माई क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म में क्या कोई ऐसी सिचुएशन भी नहीं क्रिएट हो सकती, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म इसको सोचो ना कि आप एक दफ़ा इसको प्रिंसिपल बना देते हो कि यू कैन नॉट वोट अगेंस्ट योर पार्टी, तो अगर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हमारा फंक्शन करता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, देयर कैन बी इंस्टेंसेस जहाँ पे एक रूलिंग पार्टी जो है वो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल जा रही हो और लोगों को रियलाइज़ हो उनकी अपने पार्टी मेंबर्स को कि हाँ यार ये चीज़ फ़ायदे में नहीं है, जहाँ पे जस्टिफिकेशन हो भी। तो डू यू थिंक प्रेसिडेंट सेट करना ठीक है? एक दो बातें ना, एक तो जैसे हमने पहले कहा कि अगर आपको लगता है कि पार्टी गलत है तो आप जाओ वापस इलेक्टोरेट के पास जीत के आ जाओ। हाँ, और दूसरी बात जो मैं इसमें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये जो प्रोविजन है 63 है वो सिर्फ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जो लीगल बेस है, और नॉर्मली आप पार्टी के खिलाफ जा सकते हो। और इसमें जो दूसरी बात है, कवानीन इवॉल्व भी होते हैं। 73 का जो आइन है आज जिस हैयत में मौजूद है वो बहुत तब्दील शुदा हैयत है, तो वक्त के साथ साथ जब मईशत हमारी जमहूरियत पड़ी तो उसमें अमेंडमेंट हमेशा हो सकती है। जो इसके बाद एक नेक्स्ट जो टॉकिंग पॉइंट है जो ज़्यादातर वैसे गवर्नमेंट की तरफ से प्रमोलगेट किया गया वो ये है कि वेस्टर्न लॉबी ये इस के पीछे है और वो टॉपल ओवर करना चाहती है इमरान खान को। ये जो नैरेटिव है इसमें कितनी जान है? यार पहले तो ये वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ना ये बात कहाँ से रही है। सो इफ़ वी लुक एट पाकिस्तान की अब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एंड इफ़ यू लुक एट हिस्टोरिकली पाकिस्तान कहाँ रहा है, बहुत डिफरेंस है एंड वीर ग्लैड के एक एटलीस्ट डायरेक्शन देने की कोशिश। ये हम डिस्कशन कर सकते हैं कि डायरेक्शन ठीक दी नहीं दी, वो लंबी बहस है, लेकिन वीर ग्लैड के एटलीस्ट देयर इज़ एन एफर्ट। दूसरी चीज़ ये कि जिस चीज़ को हम एंटी वेस्ट कह रहे हैं ना, दैट इज़ जस्ट अ रिएक्शन फ्रॉम अस बीइंग टू प्रो वेस्ट इन द पास्ट, बिकॉज वी हैव डन एवरीथिंग दे हैव आस्क्ड ऑफ अस हमेशा, एंड हमने हमेशा अपने नेबरिंग एलाइज को उस तरह नहीं देखा जैसे हमने उस पावर को जो हमसे को कॉन्टिनेंट्स दूर रहता है उसको देखा है। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने एक एवरेज खुद मुख्तार मुल्क की तरह कहा है कि नहीं हम हर बिडिंग नहीं मानेंगे, जहाँ हमारी रीजनेबली हम समझ सकते हैं वो मानेंगे। इवन विद रशिया एंड चाइना, जहाँ हमारा इंटरेस्ट मैक्सिमाइज हो रहा है हम वहाँ करेंगे, जहाँ नहीं हो रहा हम वहाँ तो आई थिंक पहले तो ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि वेयर दिस कम्स फ्राम। वी आर नॉट एट ऑल एंटी US, the US is only angry at us परसेप्शन में मेरे हिसाब से। और दूसरा ये कि जहाँ जहाँ जिन सर्कल्स में एंगर है भी वो दैट इज़ ओनली बिकॉज हम इतने प्रो US थे कि दे नेवर वांटेड कि हम उस पोजीशन से हटें। बेसिकली यानी जो पाकिस्तान की आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है वो उन्हें पसंद नहीं है, उन्होंने उस्मान बुज़दार को इस तरह से टारगेट किया कि एज अ रिएक्शन। अच्छा, इसकी मैं एग्जांपल भी दूँ ना, तो जैसे अगर हम इंडिया की एग्जांपल लें तो इंडिया की हमेशा से ये फॉरेन पॉलिसी मतलब वो किसी को सपोर्ट नहीं करता रहा। तो आप ये उसके ऊपर रिएक्शन देखें तो इंडिया के ऊपर किसी ने नहीं कहा कि आपने क्यों रशिया को, चाइना को सपोर्ट किया है, या मतलब न्यूट्रल क्यों रहे हैं आप। यानी EU भी जो है लेटर लिखता है, सिर्फ पाकिस्तान को लिखता है, इंडिया को नहीं लिखता है। इमरान खान का भी दैट इज़ अ वैलिड पॉइंट कि क्यों ऐसा है। तो अगर जो बेसिकली आपकी बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो इशारा आ रहा है वो बेसिकली सिर्फ इसी वजह से आ रहा है कि पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन प्रो US। सो कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन कि इसको थोड़ा सा मैं फॉर कॉन्टेक्स्ट कि बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपने फादर की गवर्नमेंट को डिसमिस करने में फॉरेन इंटरवेंशंस का हाथ बहुत क्लियरली उन्होंने मेंशन किया, US का इन पर्टिकुलर, कि वही कि US को नाराज़ कर रहे थे, वो एक ऑल्टरनेट ब्लॉक बनाना चाह रहे थे। अब बेनज़ीर इज़ नॉट अ नो बॉडी, बेनज़ीर 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म रही हैं और उसके बाद वो इंसिस्ट कर रही हैं कि ऐसा हुआ है। तो इस आर्ग्यूमेंट में कोई जान भी तो हो सकती है कि वाकई क्या फॉरेन पावर्स पाकिस्तान में इंटरवीन करती हैं पाकिस्तान डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, और आज क्या वो इंटरवेंशन नज़र आ रही है आपको? अच्छा, इसको देखा जाए तो आप कह तो सकते हो कि वेस्टर्न पावर्स नाराज़ हैं पाकिस्तान से फॉर ऑब्वियसली मेंटेनिंग अ न्यूट्रल स्टांस, जैसे हमने डिस्कस किया। हम देखते हैं कि मतलब ड्रोन्स जो है अलाउ नहीं किए जाते। हमने देखा कि एयर बेसिस के बारे में क्वेश्चन किया जाता है, एब्सोल्युटली नॉट कहा जाता है। बाइडन जो है टेलीफोन नहीं कह रहा। उसके अलावा मतलब बेसिकली डिफरेंट आप तरीक़ों से देख सकते हो कि पाकिस्तान ने एक न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी दी है जो कि वेस्ट को पसंद नहीं है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से यू कुड से कि जो है वेस्ट इस से खुश नहीं है और वो टॉपल करना चाहता है गवर्नमेंट को। बट
जब तक कोई डेफिनेटिव एविडेंस प्रेजेंट नहीं होता तो उसको एज अ डिबेट में आर्गूमेंट नहीं यूज़ किया जा सकता। उसको आप जैसे बेनज़ीर ने यूज़ करती थी इन टू गेट सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक, तो दैट कैन बी यूज्ड, ऑब्वियसली दैट कैन बी यूज्ड क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सपोर्ट करती है इन बातों को, बट फॉर विनिंग अ डिबेट दैट कैन नॉट बी यूज्ड। ऑल्सो आई थिंक अगर हम इसको आउटसाइड ऑफ डिबेटिंग एक पर्सपेक्टिव देखें ना, और वी लुक एट हाउ इट माइट इम्पैक्ट अ वोटर, तो इसका इम्पैक्ट व्हाट डू यू गाइस थिंक कि कितना हो सकता है? आई विल टेल यू व्हाट आई थिंक एंड देन आप लोग उसमें ऐड कर सकते हो। अगर हम सबसे स्टार्क एग्जांपल ले लेते हैं इमरान खान, परसेप्शन ऑफ इमरान खान कह लो। तालिबान खान और यहूदी एजेंट दोनों उसको साइमल्टेनियसली कहा जाता है, एक ही बंदे को, ठीक है। इज़ वेरी अपसर्ड पहले ऑन इट्स फेस, लेकिन सेम हल्के कभी कभी उनके एक डिसीजन को जो कि सीमिंगली उनकी तरफ से राइट विंग होता है, उस पर वो तालिबान खान होते हैं। एंड ऐसी जगह जहाँ पे ही मे हैव प्रेज्ड द वेस्ट, वो वहीं पे ही बिकम्स यहूदी एजेंट, ठीक है। और ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि जो कि टॉकिंग पॉइंट तक रही हो या एक दफ़ा मेंशन की हो। इट हैज़ बिन पिक्ड अप बाय ऑर्डिनरी पीपल, इट हैज़ बिन पिक्ड अप बाय न्यूज़ चैनल्स और दे हैव रन विद इट। तो आई थिंक परसेप्शन को करती तो है ये मोल्ड एट टाइम्स, बट मेरे ओपिनियन में एटलीस्ट हमेशा जब ऐसी परसेप्शन बनी भी हो, देयर नीड्स टू हैव हैड हैपेंड सम मेजर इंसिडेंट उस टाइम पे, कोई ऐसा इंसिडेंट जो कि उस परसेप्शन को जस्टिफाई करता हो। अगर वो परसेप्शन लाइक प्रायर एग्जिस्टिंग परसेप्शन है, कोई बहुत ही बिग इंसिडेंट हो गया जिससे वो कहेंगे देखा हमने आपको पहले बताया था ये ऐसा है, दिस प्रूव्स के ये ऐसा है, वहाँ पे इम्पैक्ट होता है। आई डोंट थिंक इसका एक यूनिवर्सल इम्पैक्ट ऑन वोटर्स एज सच है। आई डू थिंक कि परसेप्शन और एक कह लो परसीव्ड आउटरीच पे बहुत होता अच्छा, यहाँ पे अगर आप कहें ना जैसे कि यहाँ पे कोई एक ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट होना चाहिए जिसकी वजह से ये इसको हो रवा मिले, आप इस इंसिडेंट को इस तरह से भी ले सकते हो कि जैसे अब जो शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बिलावल भुट्टो की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं प्रो यूएस, दैट मेक्स इट द परसेप्शन इवन मोर क्लियर है कि अब वो कहते हैं जब मतलब डिफरेंट कह रहे हो तो कि एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। तो अगर वो इस तरह की बातें अगर कोई वोटर सुनता है तो वो तो कहेगा कि हाँ ये तो दैट मेक सेंस कि अगर ये यूएस के पेरोल पे हैं तभी ये बात कर रहे होंगे, तो फिर तो वो उसको सब्सटेंस मिल जाता है। है। इसको आपकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करूँगा। आई रिमेंबर कि इसी बात को ना स्पिन इस तरह किया गया था कि दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ दे अपोज इमरान खान पॉलिसी या अपोज पाकिस्तान पॉलिसी ऑफ गोइंग अगेंस्ट द यूएस, ये वर्ड्स क्या क्या। हालांकि अगर मैं उनके पर्सनालिटीज़ को एक दफ़ा साइड पे रख के उनकी बात को मैं कंसिडर करूं तो उनकी बात अपनी जगह किसी हद तक जस्टिफाइड है। लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना फ्रॉम अ प्रीमियर, वो भी एक धरने पे ये कहना कि यार ईयू की कैसे मजाल हुई कि उन्होंने ये बात कर दी, वो इंडिया को क्यों नहीं कहते, वो वाकई ही टू सम एक्सटेंट उनकी बात जस्टिफाइड है कि वो इररिस्पॉन्सिबल बात थी। लेकिन अगेन आप वाली बात कि जहाँ पे इमरान खान के अगेंस्ट बातें स्पिन हुई हैं वहाँ पे इनके अगेंस्ट भी इनके अपोजिशन जो है वो स्पिन करेगी कि आपने एक बात की, दैट हेंस दैट प्रूव्स आप प्रो यूएस हैं, यूएस पे काइंड ऑफ डिसएग्री। मेरा ख्याल है कि आपको इवन पब्लिक में भी अगर इतनी जब उनकी तरफ से भी तो ये डिप्लोमेटिकली बहुत गलत बात है। आप किस तरह से किसी कंट्री को कह सकते हो कि आपने ऐसी फॉरेन पॉलिसी रखनी है, ऐसे रखनी है, ये किसी भी कंट्री की का स्वाबदीदी इख्तियार है। तो अगर आप ये करते हो तो फिर दैट डिजर्व्स एन इक्वल रिएक्शन। आई वुड काइंड ऑफ अग्री विद यू, बट लेकिन मेरा पॉइंट ये नहीं था कि मैं उससे एग्री करता हूँ, नहीं। आई एम सेइंग कि जब भी कोई एक बात होती है ना उस पर हमेशा दो साइड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट होती हैं एंड काफ़ी बातें ऐसी होती हैं जिन पे दोनों साइड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट मेक सम सेंस। कुछ बातें ऐसी थी जहाँ पे मोर और लेस एवरीवन नोस के यार ये बात मोस्ट लाइकली ठीक है और ये काफ़ी हद तक गलत है। लेकिन यहाँ पे आई थिंक कि मतलब एक आम बंदे के पर्सपेक्टिव से जो कि हिस्टोरिकली देख चुका है ना फॉरेन पॉलिसी, किसी हद तक जस्टिफाइड है, क्योंकि थोड़ा सा ये भी अंडरस्टैंड करना होगा, पावर डिफरेंशियल काफ़ी है। पाकिस्तान सेइंग दिस एंड द ईयू सेइंग दिस ना, देयर क्वाइट डिफरेंट थिंग्स। ईयू स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे सकता है, यूएस भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे सकता है। हम स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हुए वी हैव टू थिंक कि हमने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देनी है या नहीं देनी। सो आई डू रियलाइज़ कि मतलब ना वेयर देयर, आई ऑल्सो एग्री। आई थिंक कि मेरे हिसाब से तो वो मेरे पर्सनल बायस है, आई थिंक इट वॉज लॉन्ग नीडेड ऐसी कोई स्टेटमेंट। बहुत इंतज़ार था मुझे कि कोई इस तरह की बात करे, लेकिन अगेन आई कैन अंडरस्टैंड द कंसर्न ऑल्सो। और वो जो आपने बात की थी वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी रेलिवेंट है, मैं उससे एग्री करूँगा कि इस तरह के नैरेटिव्स बिल्ड करने से बेसिकली अटैच टू द रेडिकलाइजेशन इन द सोसाइटी। वो चाहे आप इस पार्टी की तरफ से हैं, उस पार्टी की तरफ से हैं, और उसको एक पॉलिसी स्टेटमेंट और एक पॉलिसी डिसएग्रीमेंट के तौर पे ही देखा जाए अपोजिशन का गवर्नमेंट से, तो मेरे ख्याल बेहतर है। आगे चलते हैं। अब अगर मौलाना साहब की जो दुआएं हैं वो कबूल हो जाती हैं और उनकी मेहनत रंग ले आती है और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है, फिर
चलाया जाएगा, फिर क्या अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, और फिर क्या गवर्न करना चाहिए, कैसे केक कैसे डिवाइड होगा, जैसे हमारे उस्ताद फ़हद हुसैन कहते हैं कि केक की डिवीज़न कैसे होगी, और क्या ये वायबल है, इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं इसको पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में देख लेता हूँ कि अगर कामयाब हो जाती है, और अनीस इसको पीडीएम के कॉन्टेक्स्ट में देख लेता है। पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में दो तीन ऑप्शन हैं पीटीआई के पास। एक तो ऑप्शन है कि दे कुड से कि अच्छा ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, बट इसका एट द एंड फ़ायदा हमें है, हम फुल अपोजिशन में जाते हैं, हम अपने मैस मूवमेंट करते हैं, 1.5 साल रह गया इनको गवर्नमेंट करना है। तो एक तो चूँकि मतलब इकनॉमिकली, एक तो मतलब इनकी ऑब्वियसली जो पार्टीज़ की डिवीजन्स आपस में इतनी ज़्यादा हैं, ये आपस में आइडियोलॉजिकली इतनी डिफरेंट है, अब जो इतनी वजारतें आपस में बंटेंगी तो किस तरह की कोऑर्डिनेशन होगी, कैसी गवर्नमेंट किस तरह से रन करेगी। तो हम इनको हैमर करेंगे कि अच्छा हमने महंगाई कम नहीं कर सकते तो आपने कितनी कम कर ली, इस तरह की चीज़ों को मतलब टॉकिंग पॉइंट्स के ऊपर ऑब्वियसली जब अपोजिशन के अंदर आप ज़्यादा कर सकते हो और आप मैस मूवमेंट करके इलेक्शन की तरफ जाओ। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि चूँकि डिफेक्टेड MNAs की वजह से अगर ये यूज़ होती है, ये कामयाब होती है, तो जब ये डिसक्वालीफाई होंगे ये MNAs, तो प्रेसिडेंट जो है कह सकता है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर 172 वो पूरे नहीं कर सकते तो डिसॉल्व होकर अगली इलेक्शन में जा सकती है। और दैट वुड ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर पीटीआई, क्योंकि पीटीआई वुडेंट वांट के ज़्यादा देर जो है अपोजिशन जो है गवर्नमेंट करे। आई थिंक कि उनको पीटीआई को जितनी ज़्यादा देर की अपोजिशन करती है, 1 साल से 1.5 साल करती है, तो पीटीआई के लिए अच्छा है। बट आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए इट इज़ नॉट गुड कि इकनॉमिकली जो जैसे डायनामिक्स है, ये जो डार्क इकनॉमिक पॉलिसीज़ अगर वो आए तो वो अच्छा नहीं रहेगा पाकिस्तान में। बल्कि इसमें तो बड़े मज़े की बात है कि वो मैं किसी सहाफ़ी की ख़बर मैंने सुनी थी, उनके सोर्सेज ने बताया कि साग डार साहब ने प्लेज कर दिया कि मैं $150 पे ले आऊँगा और वो दोबारा पाकिस्तान। उसके बारे में ना ही बात की जाए, ये तो बेहतर है, या एक सेपरेट वीडियो में बात है। तो पीडीएम के कॉन्टेक्स्ट में इसका आफ्टर पीडीएम कॉन्टेक्स्ट में मैं इमीडिएट सिचुएशन पे तो नहीं जाऊँगा बिकॉज दैट इज़ टू प्रिकेरियस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। पीटीआई की गेस करना कि सिचुएशन क्या हो सकती है, प्रिटी डार्न ईजी आई थिंक। और I took the easy one। लेकिन पीडीएम की आई विल से वन थिंग दो, जो जब भी इलेक्शंस होते हैं उसके बाद ऑब्वियसली दे विल हैव टू गो टुवर्ड सम राउट, उन्होंने फिर से दोबारा कैंपेन करना। एंड वी नो कि ऐसा बहुत ग्रेट अनलाइकलीहुड है कि ये पार्टीज़ मिल के इलेक्शन दोबारा नहीं लड़ेंगी। वो तो इमरान खान को सिंपल मेजॉरिटी देने वाली बात है। अगर ये मिल गए, वो खुद बेसिकली इंडिविजुअली जिस तरह अपना मैंडेट बचाना चाहते हैं वो वैसे लड़ेंगे। उसमें इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि उनका अब नैरेटिव क्या होता है। आई थिंक दैट इज़ द आप एक यू बिल्डिंग ऑन एन अजम्पशन कि उनका देयर वाज अ नैरेटिव इन द फर्स्ट प्लेस, अब क्या होगा? आई मीन कि जो उन्होंने अब नैरेटिव एक क्रिएट कर दिया ना, बिकॉज देयर एंटायर प्रेमिसेस के ये गवर्नमेंट सही मीन्स से नहीं आई, हम प्रिंसिपली ठीक हैं, और उस पर उन्होंने बिल्ड इस तरह किया कि क्योंकि ये गवर्नमेंट फेल भी हुई है, प्रिंसिपली भी नहीं ठीक, तो हैंस हमारे पास पावर आती। अब अगर ये इस नैरेटिव को बिट्रे करते हैं ना एट एनी पॉइंट, आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा तरीका है जिसके ये वापस आ सके किसी भी तरह। लाइक इवन अगर मैं कहता हूँ कि इवन अगर पीटीआई इटसेल्फ ना गवर्नेंस ठीक नहीं करती, हाँ हम ये भी निकाल देते हैं कि पीटीआई को बहुत ग्लोबल चैलेंजेस वो सारा, मैं कहता हूँ पीटीआई गवर्नेंस ठीक नहीं भी करती, तब भी जिस पॉइंट पे ये पहुँच गए हैं ना, विदाउट दिस नैरेटिव इनके पास नैरेटिव बचता नहीं, इफ़ यू गेट व्हाट आई मीन, क्योंकि देव शिफ्टेड देयर एंटायर। आप अपोजिशन जमातों के फोकस देख लो पिछले कुछ टाइम में, हैज़ देयर फोकस बिन ऑन एनीथिंग अदर देन जस्ट सेइंग कि इमरान खान गलत मीन से आया है, अनपॉपुलर है, हैंस हमारी बारी बनती है। दे हैव नो अदर नैरेटिव इशू ये। और ये अगर मैं उनके पर्सपेक्टिव से भी सोचूं ना, तो आई हैव काइंड ऑफ पुश्ड माई सेल्फ इन टू अ कॉर्नर, बट मेरे लिए यही रास्ता है जिसके थ्रू मैं शायद जीत भी सकूं, इफ़ आई कैन प्रूव टू पीपल के ये सच है। इस पर मैं एक दो बातें करूँगा। एक तो कहा ना कि मतलब ये दो पार्टीज़ अब एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ें, दैट विल सीम्स हाईली अनलाइकली, मुझे भी अनलाइकली लगता है। लेकिन आप ये भी सोच सकते थे कि ये अपोजिशन में एक साथ बैठे, आप ये भी नहीं सोच सकते थे कि 2013 में जब एक नसीम ज़ारा के साथ इमरान खान का इंटरव्यू था, तो इमरान खान ने कहा कि जब मैं पावर में आऊँगा ये साथ मिल जाएंगे। नसीम ज़ारा कहती है ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज ये रियलिटी है, तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का कोई एतबार नहीं है। मुझे खुद लगता है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ पता नहीं है। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि मतलब ये काफ़ी हद तक इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट नैरेटिव से आते रहे हैं, लेकिन और फिर उसको 180 डिग्री शिफ्ट करना, तो क्या इनकी अपनी वोटर बेस उसके लिए रेडी होगी? और फिर
ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे हैं, तो इनके जो आइडियोलॉजिकल वर्कर्स हैं वो नहीं कहेंगे कि आपने पीपीपी के साथ कैसे मिल गए, पीपीपी वाले ये नहीं कहेंगे कि आप पीएमएलएन के साथ कैसे मिल गए। तो आई थिंक मेरा ख्याल है इनके जो 4 आइडियोलॉजिकल वर्कर्स हैं उनको हम निकाल भी दें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में। ठीक है, मतलब अगर ड्यूरिंग इमरान खान गवर्नमेंट आई डोंट थिंक इनकी लाइक आइडियोलॉजिकल इनका जो शिफ्ट आया ना पूरी अपोजिशन का एज अ होल, अगर आप देखो तो मतलब देयर कैंपेनिंग पॉइंट इज जस्ट दिस कि उसको गवर्नेंस नहीं आती, वो भी रिसेंट है। इनका फर्स्ट पॉइंट ये नहीं था, पहला पॉइंट ये था कि ये मॉरली ही एथिकली गलत गवर्नमेंट है, गलत मीन से आई है। अच्छा, और इंटरेस्टिंगली ये कि अगर आप इनकी पूरी जो ब्रेकडाउन ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स देखो ना, वो इनका परसेप्शन भी यही है कि विदाउट एस्टैब्लिशमेंट आप ऊपर तक आ नहीं सकते। और हमें पता है कि पीएमएलएन में कौन ऐसे लोग हैं जो बूट पॉलिश करने में सबसे ऊपर हैं। तो मुझे ये कि हाउ कैन दे साइमल्टेनियसली मेंटेन दिस नैरेटिव, कीप देयर वोटर बेस, एंड क्योंकि इनकी अपनी वो कह लो ना एनालिसिस ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स यही है कि एस्टैब्लिशमेंट ही ऊपर लाती है और वो फिर यूज़ करती है और डिस्कार्ड करती है। तो हाउ विल दे प्रिपेयर फॉर दैट बीइंग यूज्ड एंड डिस्कार्डेड? इट इज़ काउंटर इंटुइटिव ऑन सो मेनी लेवल्स बेसिकली। ये बात है कि काफ़ी खुद को टफ सिचुएशन में इन्होंने किया हुआ है। मतलब इनके एलाइज को मिस कर रहे हैं कि जो एलाइज हैं पार्टी के वो जो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, अब वो क्या नैरेटिव बिल्ड करेंगे। अब जैसे अब अगर हम पीएमएलक्यू की एग्जांपल लें या जीडीए की एग्जांपल लें, तो ये सीट एडजस्टमेंट के साथ आए हैं पीटीआई के साथ, तो अगर ये वापस जाते हैं तो ये इनके लिए इनको क्या मिलेगा? क्या पीएमएलएन के साथ करेगी, या बल्कि क्या पीएमएलएन इनको सीएमशिप देगी जो कि पीएमएलक्यू कह रही है? अब पीएमएलक्यू और पीएमएलएन की मतलब हिस्ट्री है बहुत पुरानी एक दूसरे के अगेंस्ट, तो क्या इनको सीएमशिप मिलेगी? तो ये क्या फ़ायदा उठाएंगे? तो ये भी एक मतलब इनका भी एक समझ नहीं आती कि ये इससे क्या गेन करना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है आज की नशिस्त यहाँ पे तमाम होती है। सो विल लाइक टू थैंक आवर ऑडियंस फॉर बीइंग सो कीन और दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। और अपने व्यूज़ से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच। मैं बोलना चाह रहा था 2-3 बंदे हमें सुनते हैं।